Hello everyone, welcome back to all of you once again our channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में है। लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 129 टू 148। 4 भागों में चैप्टर को बांटा गया है। पहला अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 129 टू 132। दूसरा पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 133 टू 143। तीसरा अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर सेक्शन 144 टू 144 ए। चौथा डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 145 टू 148। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव। इसको डिफाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 141 में और यहाँ सीआरपीसी में बताया गया है कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं सेक्शन 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। ये सेक्शन कहता है कि कहीं पर भी अगर अनलॉफुल असेंबली होती है या फिर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिससे संभावना है कि वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे, तो ऐसे मामले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को पावर होगी कि वो उस जमाव को डिस्पर्स होने का समादेश दे सकते हैं। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अवेलेबल नहीं है तो पावर होगी किसको? एनी पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है और उस जमाव की ड्यूटी होगी कि वो डिस्पर्स हो जाए। अब अगर समादेश दिए जाने पर भी वो जमाव डिस्पर्स नहीं होता है, बना रहता है, तो सबसेक्शन 2 कहता है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उसको पावर होगी कि वो बल प्रयोग भी कर सकते हैं और ऐसे जमाव को डिस्पर्स करने के लिए या अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें पनिश किया जा सके इसलिए उसके मेंबर्स को गिरफ्तार करने और कन्फाइन करने के लिए वो किसी पुरुष व्यक्ति की भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन वो जो पुरुष व्यक्ति है वो आर्म फोर्स का ऑफिसर या मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ये थी धारा 129। अब ऐसा जमाव अगर तब भी डिस्पर्स नहीं होता है तो धारा 130 जो है वो सशस्त्र बल के प्रयोग की बात करती है। धारा 130 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग यूज्ड ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। 129 में क्या था? सिविल बल का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ 130 में क्या है? यूज ऑफ आर्म फोर्स सशस्त्र बल के प्रयोग की बात की गई है। सशस्त्र बल का प्रयोग कब किया जाएगा? जब सिविल बल के प्रयोग से काम नहीं चलता। यदि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि जमाव को डिस्पर्स किया जाए तो सबसेक्शन 1 कहता है कि हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको पावर होगी कि वो सशस्त्र बल के द्वारा डिस्पर्स करा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो आर्म फोर्स के किसी ऐसे ऑफिसर को जो आर्म फोर्स के मेंबर्स के ग्रुप को कमांड कर रहा है उसे रिक्वायर कर सकता है कि भाई आर्म फोर्स की हेल्प से आप उस जमाव को डिस्पर्स कर दो और अगर उस जमाव को डिस्पर्स करने के लिए या अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें पनिश करने के लिए अरेस्ट और कन्फाइन करना आवश्यक है तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो रिक्वायर कर रहा है आर्म फोर्स के कमांड ऑफिसर से। सब सेक्रेटरी कहता है कि आर्म फोर्स का हर ऐसा ऑफिसर ऐसे रिक्विजिशन का पालन उस रीति से करेगा जो भी वो ठीक समझे, लेकिन वो उस जमाव को डिस्पर्स करने के लिए उतना ही बल यूज करेगा जो कि जरूरी हो और शरीर संपत्ति को भी उतनी ही हानि पहुंचाएगा जो जरूरी है। ये थी धारा 130। अब आर्म फोर्स के जो ऑफिसर हैं उनकी पावर क्या होगी ये बताया गया है सेक्शन 131 में। सेक्शन 131 जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। किन ऑफिसर्स की बात की गई है? कमीशन्ड ऑफिसर एंड गजेटेड ऑफिसर। जब जमाव के द्वारा लोक शांति भंग होने की पूरी संभावना है और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मतलब सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है, ना ही उससे संपर्क किया जा सकता, तो सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी एनी कमीशन और गजेटेड ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स ये आर्म फोर्स की हेल्प से उस जमाव को डिस्पर्स कर सकते हैं।
और जमाव को डिस्पर्स करने के लिए या अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें पनिश किया जा सके, इसलिए अरेस्ट और कन्फाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जब पॉसिबल हो जाए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट हो सकता है, उससे संपर्क किया जा सकता है, तो उसी के आदेश का पालन किया जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 132। ये ऑफिसर्स और व्यक्तियों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिन्होंने अंडर सेक्शन 129, 130, 131 कोई एक्ट किया है। सेक्शन 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी क्रिमिनल कोर्ट। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंड न्यायालय में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा जिसने धारा 129, 130, 131 के अधीन कोई कार्य किया है। लेकिन अगर आर्म फोर्स का ऑफिसर या मेंबर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से अभियोजन संस्थित किया जा सकता है और अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर आप गुड फेथ में अंडर सेक्शन 129, 130 या 131 कोई एक्ट करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। किसके बारे में? पहला, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के बारे में। दूसरा, सेक्शन 129, 130 में जिस पर्सन से रिक्वायर की गई थी उसके बारे में। तीसरा अंडर सेक्शन 131 आर्म फोर्स के ऑफिसर के बारे में। और चौथा, आर्म फोर्स के किसी ऐसे मेंबर के बारे में जो किसी आदेश का पालन करने के लिए बाउंड है। ठीक है, तो अगर इन सेक्शंस में गुड फेथ में अगर ये कोई कार्य करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सब सेक्शन 3 जो है ये कुछ वर्ड्स को डिफाइन करता है। पहला, आर्म फोर्स, सो दैट मीन्स ऑपरेटिंग मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स, और इसमें यूनियन की आर्म फोर्स भी इंक्लूड है। दूसरा कहता है कि आर्म फोर्स का ऑफिसर किसको माना जाएगा, तो किसको माना गया है? आयुक्त, राजपत्रित और वेतन भोगी व्यक्ति को, कमीशन, गजेटेड एंड पे एज एन ऑफिसर। और इसमें इंक्लूड होंगे जूनियर कमीशन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर एंड नॉन गजेटेड ऑफिसर भी। अब तीसरा खंड कहता है कि आर्म फोर्स का मेंबर किसको कहा जाएगा, तो ऑफिसर से अदर जितने भी मेंबर हैं उनको बोला जाएगा मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 पार्ट बी, पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 133 to 143।